स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का शैक्षणिक सत्र 2020-21-22 का जो अगस्त माह का असाइनमेंट कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो असाइनमेंट जारी कर दी सीजी बोर्ड ने। यहाँ पर हम क्लास 12th बायोलॉजी का सॉल्यूशन देखने वाले। इसके पहले क्लास 12th के आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी, आपके हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री के छूट गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अपने जो है आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होंगी आपको, सारे आंसर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए। ये हमारा लास्ट असाइनमेंट है जीव विज्ञान का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि सारे आपको सॉल्यूशंस असाइनमेंट के सीजी बोर्ड के सारे सॉल्यूशन कंप्लीट मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ असाइनमेंट के वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और अपने फ्रेंड्सों से भी कहिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि उनको भी असाइनमेंट के सारे आंसर मिल सके। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अनिश्चित फलन किसे कहते हैं? अनिश्चित फलन के कोई 4 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर सीधी सी भाषा में हम अनिश्चित फलन यहाँ पर कहें तो बहुत अच्छे तरीके से इसका हिंदी अर्थ में हम समझ सकते हैं। ऐसे जो बिना अंडे के यहाँ पर उत्पन्न होते चीज़ें, वो क्या कहलाती है? अनिश्चित फलन। यानी हमें बीज की आवश्यकता नहीं होती, बिना बीज के जो होते हैं वो चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। तो जैसे कि केले को उदाहरण ले लीजिए, बहुत अच्छा है। तो वो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। 50 to 75 वर्ड्स आपको इसमें लिखना है। शुरुआत करते हैं इसके आंसर से। तो अनिश्चित फलन की यहाँ पर आप परिभाषा लिख देंगे। सामान्यतः आवृतबीजी पौधों में फल का निर्माण और विकास परागण के पश्चात होता है, परंतु कुछ पौधों में फल का विकास परागण अथवा निषेचन या अन्य किसी ऐसे ही उद्दीपन के अभाव में हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिश्चित फलन कहलाती है। दूसरे शब्दों में बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया। आप इसको 2 अर्थों में लिख सकते हैं। आपको जो है लगभग इसको यहाँ पर वर्ड सीमा भी दी गई, तो उनके आधार पर आपको लिख लेना है। बिना यहाँ पर फल बनाने की क्रिया, बिना निषेचन के फल बन जाए तो ये क्या कहलाता है? अनिश्चित फलन। यहाँ फल से वैज्ञानिक अर्थों में हमारा तात्पर्य परिपक्व और निषेचित अंडाशय से, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, तो जब पौधों में निषेचन के पश्चात फल बनना प्रारंभ होता है तो अंडाशय में अनेक कार्य की प्रक्रिया संचालित होने लगती है, जिनके परिणाम स्वरूप अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। आप चाहे तो केवल जितनी मैंने आपको शॉर्ट में परिभाषा बताई है अनिश्चित फलन की, वो भी लिख सकते हैं। चाहे तो इन परिभाषाओं में से 3 डेफिनेशन है, तीनों में से कोई एक शॉर्ट में आप लिख सकते हैं अच्छे से। यदि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से डिक्लेयर करना चाहते हैं तो 2 डेफिनेशन इसकी जरूर लिखें। चलिए इसके जो लाभ है वो देख लेते हैं क्या होते हैं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपके फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th, IIT, JEE मेंस, एडवांस, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी चाहिए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इसके जो लाभ है वो देख लेते हैं क्या होते हैं अनिश्चित फलन के लाभ। चलिए इसके लाभ देख लेते हैं। सबसे पहला, इसके द्वारा बिना बीज के फल प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अनिश्चित फलन में बीज की आवश्यकता हमें नहीं होती है। सीधे केला, हम कभी क्या केले के बीज लगाते हैं तो हमें केले में नहीं, हमें सीधे केले जो है पेड़ से प्राप्त होते हैं। और किस प्रकार से, वो भी यहाँ पर पूरी प्रक्रिया हमने देखी है। इसमें परागण के लिए बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस जनन में बिना परागण के ही बीज बन जाता है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा, इस प्रक्रिया का विशेष महत्व विभिन्न खाद्योपयोगी फलों जैसे अंगूर, चेरी, सेब, नाशपाती आदि की स्वादिष्ट और बीज रहित उत्तम गुणवत्ता की किस्म प्राप्त करने में किया जाता है। कृत्रिम अनिश्चित फलन की सहायता से फलों में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की विकृतियों की रोकथाम भी की जा सकती है। तो ये अनिश्चित फलन के कुछ प्रमुख लाभ हो जाएंगे। आप इनको अच्छे से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो शॉर्ट में लगता है, जैसे परागण के लिए इसके लिए बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती, ये शॉर्ट में कारण इसका नहीं भी बताएगी तो भी आपके लाभ में आ जाएगा। तो ये इसका जो हो जाएगा बेनिफिट्स हो जाएंगे। इसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, परागण और निषेचन में यहाँ पर आपको अंतर, यानी पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में अंतर यहाँ पर आपको पूछा गया, ठीक है। तो अंतर का सबसे पहला पॉइंट है, परागकोशों से बने परागण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। निषेचन में क्या है, नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है, मतलब यहाँ पर दोनों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से दूसरा है, जो परपरागण के लिए अनेक प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल, कीट आदि। और इधर हो जाएगा, यह क्रिया पराग नलिका के अंडाशय तथा अंत में बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद होती है, अतः किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती इसमें। उसके बाद तीसरा प्रमुख अंतर हो जाएगा, यह क्रिया पहले होनी आवश्यक है, जबकि ये क्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती। यहाँ पर जो प्रमुख इसका कारक है वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो ये परागण और निषेचन में प्रमुख अंतर हो जाएंगे। इसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे इसी प्रकार से।
चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक प्रारूपिक भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाकर निम्नलिखित को समझाना। ठीक है, तो सबसे पहला है अंड कोशिका, दूसरा है ध्रुवीय केंद्रक, तीसरा है सहायक कोशिका। तीनों को आपको क्या करना है, चित्र तो बनाना ही है अंड कोशिका का जो है, उसमें आपको इसको समझाना भी, तीनों को पॉइंट वाइज। और तीनों एक एक अंक के हैं, तो आप सिर्फ इनको क्या है एक एक लाइन में भी समझाए या फिर इनको चित्र में बना दे, उनको चित्र में, तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाए, क्योंकि मेन नंबर आपके चित्र पे है। तो भ्रूण कोश को चित्र को पेंसिल से बहुत अच्छे तरीके से बनाए। यदि आप परफेक्ट है, आपसे चित्र एक बार में बन जाता है तो पेन से बना ले, लेकिन जो चित्र है उसमें बिल्कुल भी काटा पिटी नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे आपको नंबर पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसके आंसर से। इसके आंसर में आपको चित्र में आपको नामांकित चित्र बनाना था, उसमें आपको 3 चीज़ों को दर्शाना था। तो ये चित्र आप बहुत सुंदर तरीके से इसको डॉट फिलअप करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, एकदम साफ सुथरा चित्र बनना चाहिए। और चित्र में याद रखिए काटा पिटी बिल्कुल भी ना हो, पहले प्रयास में इसको कोशिश करें कि पहले प्रयास में बन जाए, या फिर आपकी जो कॉपी है असाइनमेंट की यहाँ पर आपने जो बनाए हैं पेजेस, उसमें ना बनाए डायरेक्टली, सबसे पहले प्रैक्टिस कर ले एक बार, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, केवल एक बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद इसको फेयर में जरूर बना ले। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से चित्र बना लेना है। इसमें जो है पूरे पॉइंट्स को समझाया ना, 3 प्रमुख पॉइंट है, बाकी पॉइंट छूट जाए, परंतु जो आपको क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए गए उनको ना भूलें। जैसे कि केंद्रीय कोशिका यहाँ पर है, अंड कोशिका यहाँ पर है और सहायक कोशिका, तीनों को जरूर दर्शाना है, साथ ही ध्रुवीय केंद्रक। तो जितने मैंने आपको यहाँ पर बताया है, एक तंतुरूप समुच्चय ये भी दर्शा दीजिए, जिससे क्या हो आपका जो है इंप्रेशन यहाँ पर क्वेश्चन पे अच्छा पड़ जाए। तो इस प्रकार से आपको चित्र को इंडिकेट कर लेना। ठीक है, तो ये प्रतिव्या शांत हो जाएगा, ध्रुवीय केंद्रक, केंद्रीय कोशिका, अंड, सहायक कोशिका और तंतुरूप समुच्चय, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, किस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए उसके बाद एक काउपर्स ग्रंथियाँ है और जो बार्थोलिन ग्रंथियाँ, इनके क्या कार्य है आपको बताना। ठीक है, तो काउपर्स की ग्रंथियाँ क्या होती है, बुल बोर्थल ग्रंथियाँ इनको कहते हैं। ये पुरुष प्रजनन प्रणाली की एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ प्रोस्टेट के पीछे स्थित होती है और स्खलन के समय नस से गुजरने से पहले मूत्र मार्ग की अम्लता की चिकनाई को बेअसर करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ये ग्रंथि के प्रमुख कार्य हो गए। उसके बाद दूसरी है बार्थोलिन की ग्रंथियाँ। ये भगोष्ठ के आधार पर योनि छिद्र के निकट लाल रंग की एक ग्रंथि होती है। ये योनि के छिद्र के पीछे योनि प्रगांड में खुलती है। कामाचेना के समय इसमें से पीले रंग का स्त्राव निकलता है, जो योनि और इसके आसपास के स्थान को चिकना बनाए रखता है। ठीक है, ये दोनों ग्रंथियां के आपको कार्य लिख देना है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको टेपिटम के 3 कार्य पूछेगा। ठीक है, टेपिटम के यहाँ पर कार्य हम देख लेते हैं। तो क्या होते हैं, सबसे पहले 3 कार्य प्रमुख रूप से पूछे। यहाँ पर मैं आपको 4 कार्य बता देती हूँ, जिससे आप कोई भी 3 अच्छे से लिख सके, जो आपको परफेक्ट लगे और याद हो जाए। तो सबसे पहला यह वृद्धिशील बीजाणु जनन, कोशिकाओं, बीजाणुमृत मात्र कोशिकाओं तथा वृद्धिशील सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण उपलब्ध कराता है। दूसरा है यह एंजाइम एवं हार्मोन का स्त्रावण करता है, जो परागकणों में प्रारंभिक वृद्धि के लिए संग्रहित होते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, प्रोबिस कार्य उत्पन्न करता है, काय उत्पन्न करता है, जो परिपक्व परागण की बाह्य भित्ति के निर्माण के लिए स्पेरोपोलिनिन तथा अन्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा, यह परागणों के लिए विशेष प्रकार की प्रोटीन्स का स्त्रावण करते हैं, जिसके कारण वर्तिकान पर निश्चितता तथा अनिश्चितता की पहचान होती है। ठीक है, तो ये टेपिटम के 3 कार्य प्रमुख रूप से यहाँ पर मैंने आपको 4 बता दी, जिससे आप कोई भी 3 अच्छे से लिख सके। ठीक है, तो 3 कारणों को यहाँ पर कार्य को नोटिस जरूर करें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर उसका है, तो आपको यहाँ पर आर्तव चक्र किसे कहते हो बताना। ठीक है, तो माधव प्राइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होते हैं। ठीक है, जो पूरा साइकिलेशन होता है 28 डेज का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्तव चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाती है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन निम्न 2 हार्मोन करते हैं। कौन कौन से हार्मोन है, यहाँ पर आपको जो बताए गए दोनों हार्मोन, जैसे कि LH हार्मोन है और FSH हार्मोन है, यानी कि यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों हार्मोन LH और FSH, यहाँ पर दोनों हार्मोन जो है प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। ठीक है, इनमें प्रमुख रूप से अंतर देख लेते हैं, आपको पूछे गए। तो यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्सों के साथ में कहें। असाइनमेंट के सभी कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुके हैं क्लास 12 तक। यदि आपकी कोई वीडियो छूट गई है, कोई आंसर नहीं लिखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लिख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर जाकर भी सारे विषयों की वीडियोस को देख सकते हैं। पहला अंतर हो जाएगा, शुक्राणु जनन वृषण में होने वाली क्रिया है और यह अंडाशय में होने वाली क्रिया है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा,
दूसरा है इसके एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के 4 शुक्राणु बनते हैं और इसमें एक प्राथमिक साइट से एक अंडाणु बनता है। ठीक है, दूसरा प्रमुख अंतर। तीसरा है इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते हैं और इसमें ध्रुवीय काय बनते हैं। फिर चौथा है इसमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है ज़्यादा समय लग जाता है, अंडाणु जनन में बहुत समय लगता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12 बायोलॉजी असाइनमेंट की कंप्लीट सॉल्यूशन देखे। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आप सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर करें अपने सभी दोस्तों को। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।